Hello students, I welcome you all on our fundamental channel. So जैसा कि हम लोग देख सकते हैं, आज की क्लास का हम लोग जो पढ़ेंगे वो है मैटर इन आवर सराउंडिंग, जो कि आपकी क्लास 9 का चैप्टर 1 का टॉपिक है। इस चैप्टर में हम लोग ये सारे कंटेंट्स देखेंगे। पहले देखेंगे कि मैटर क्या होता है, जो कि पार्टिकल के मिलने से बना होता है, फिर उनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है, फिर स्टेट्स ऑफ मैटर है, इसी तरह करके बाकी ये सारे भी टॉपिक्स देखेंगे। तो ये सारे टॉपिक्स है आपके इस चैप्टर का। बट फिलहाल आज के वीडियो में हम लोग कोशिश करेंगे कि ये फर्स्ट पार्ट की मैटर क्या होते हैं और इनके स्टेट्स को कवर कर लेंगे। बाकी पोर्शन भी हम लोग धीरे धीरे करेंगे। तो डोंट वरी, सारे टॉपिक्स आपके कवर कर दिए जाएंगे, बट हम लोग अपने तरीके से एक सिस्टमेटिक वे में लेके चलेंगे और फिर धीरे धीरे सब पढ़ते चलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात, व्हाट इज़ मैटर? मैटर है क्या? ठीक है, तो जैसे आपकी आपकी किताब में भी देखे होंगे कि क्या डेफिनेशन दे रखा है कि एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस, यानी उनके पास कुछ स्पेस होना चाहिए और हैव सम मास, और उनका कुछ मास होना चाहिए। मीन्स हमें जब भी बताना हो कि किस चीज़ को हम मैटर बोलेंगे, तो उसके लिए हमें ये दो कंडीशन चेक करना चाहिए। क्या उसके पास स्पेस है, और स्पेस जब भी बोलेंगे उस स्पेस का मतलब यहाँ पे निकल के आएगा कि यानी उसके पास कुछ ना कुछ वॉल्यूम होना चाहिए। और दूसरा, क्या उसके पास मास है। अगर ये दोनों कंडीशन फुलफिल है तो हम उन्हें मैटर कहेंगे, अदरवाइज वो मैटर नहीं है। जैसा कि हम देख सकते हैं यहाँ पे एक एग्जांपल, ये क्या है? पिज्ज़ा। ठीक है, तो इस पिज्ज़ा का अगर आप देख सकते हैं, ये इस प्लेट पे रखा हुआ है ना, तो ये एक वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रखा हुआ है, एक स्पेस ऑक्यूपाई कर रखा हुआ है, और इसका कुछ मास है। ठीक है, सिमिलरली ये जो बादल हम लोग देख रहे हैं, ये आसमान में जिस तरह से कवर्ड किए रखा है, तो इसका भी ये इतना सारा स्पेस ऑक्यूपाई कर रखा है ना, और इसका भी कुछ मास है, वजन है। इस हिसाब से ये भी मैटर है। सिमिलरली ये जो पानी की जो बूंद दिख रही है, ठीक है, इसका भी ये इतना सा एक स्फेरिकल शेप में है ना, तो इसका भी स्पेस है और इसका भी एक मास होगा ही, भले ही वो कम हो बट मास तो है ना। इस हिसाब से ये भी मैटर है। सिमिलरली ये सैंड पार्टिकल्स को भी हम लोग मास और वॉल्यूम होने के कारण इसको भी मैटर कह सकते हैं। तो अब एक सवाल आता है हमारे दिमाग में, जो कि ये हमारे भाई साहब को भी आ रहा है, ठीक है, कि क्या सभी चीज़ मैटर हो सकते हैं क्या? तो ये सोच रहा है कि क्या ये जो हमारे अंदर जो फीलिंग्स आते हैं, लव, टेस्ट, या कुछ खाते हैं उसका टेस्ट हो, या फिर कुछ किसी चीज़ का स्मेल हो, या मैनर्स, मैनर्स यानी अच्छी बातें बुरी बातें, क्या इन्हें भी हम मैटर्स कहेंगे? तो आंसर है नहीं। बट इसका रीज़न क्या है? अगेन क्या चेक करेंगे? ये दो कंडीशन है ना जो अभी हम लोग देखें। तो क्या ये इनके पास कोई वॉल्यूम होता है, या फिर इनका कोई मास होता है? आप सोचिए ज़रा ध्यान से, ये जस्ट कॉमन सेंस वाली बात है। इसके पास कुछ वॉल्यूम है? नहीं है। कुछ मास होगा? नहीं होगा। तो इन सारी चीज़ को हम मैटर नहीं कहेंगे। भले ही हमारी ये चीज़ हमारे जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बट साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से ये मैटर नहीं होंगे। तो हम लोग क्या समझे? मैटर होने के लिए स्पेस ऑक्यूपाई होना जरूरी है और उनके कुछ मास होने जरूरी है। अब ये सारे एग्जाम्पल देख लिए, अब कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं जो हमारे लाइफ में हो, हम लोग एवरीडे देखते हैं। जैसे कि पहला हो गया सॉलिड, दूसरा लिक्विड, तीसरा गैस। कहने का मतलब हो गया ये मैटर जनरली थ्री फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। और भी दो फॉर्म होते हैं जो हम लोग आगे पढ़ेंगे, बट फिलहाल समझिए मैटर के तीन फॉर्म होते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। अब क्वेश्चन आता है कि हम लोग पहले भी देखे कि ये सारे चीज मैटर है, ठीक है, जिनका स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है और कुछ मास है। सिमिलरली सॉलिड, लिक्विड, गैस भी मैटर है। मतलब बेसिकली कहना ये चाह रहे हैं, मैटर्स के ये तीन फॉर्म है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, और इनका भी स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है और इसका भी कुछ वॉल्यूम होगा ही। स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है तो वॉल्यूम होगा ही, और मास है ना। क्वेश्चन है, हम लोग अभी तक जो भी बोले ठीक है मैटर के डेफिनेशन, बट मैटर बना किसका होता है? तो क्वेश्चन यहाँ पे वही पूछ रहा है, मैटर किस चीज़ का बना होता है? तो मैटर बना होता है पार्टिकल्स का। कैसे कह सकते हैं? अब देखिए, ये सॉलिड है, ये एक प्लेट रखा हुआ है, या फिर एक आइस क्यूब, दोनों ही सॉलिड है। तो सॉलिड में देखो ये क्या है? ये पार्टिकल्स है ना, छोटे 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 पार्टिकल्स, ठीक है। लिक्विड पानी है, ये लिक्विड है, लिक्विड में देखो ये छोटे छोटे पार्टिकल्स है ना। और ये गैस है, गैस में भी क्या, छोटे छोटे पार्टिकल्स है। तो कहने का मतलब क्या हो गया, मैटर जो होता है वो पार्टिकल के मिलने से बना होता है। नाउ क्वेश्चन इज कि कब हम किस चीज़ को सॉलिड बोलेंगे
कब किसको लिक्विड बोलेंगे, कब किसको गैस बोलेंगे। समझ में आ रहा है? तीनों ही चीज मैटर है और तीनों चीज ही पार्टिकल के मिलने से बने होते हैं। बट कब पार्टिकल किस तरह से रहेंगे तो उन्हें हम सॉलिड कहेंगे, या किस तरह से रहेंगे तो उन्हें लिक्विड कहेंगे, या किस तरह से रहेंगे तो उन्हें गैस कहेंगे। तो यहाँ बेसिकली जो क्वेश्चन आ रहा है निकल कर वो आ रहा है कि हमारा सॉलिड लिक्विड गैस में जो पार्टिकल्स के मिलने से बने होते हैं वो पार्टिकल के अरेंजमेंट पर डिसाइड होगा कि वो सॉलिड है या लिक्विड है या गैस है। यहाँ पे एक जनरल फॉर्म में हम लोग देख सकते हैं, जो सॉलिड होता है जैसे ये सभी क्या है, पार्टिकल्स है ना। तो सॉलिड के केस में क्या होता है, पार्टिकल्स के बीच में देख रहे हो कितना कम स्पेस है, बहुत ही कम स्पेस है, और वो अपने ही जगह पे वो वाइब्रेट कर रहा है। ठीक है, वो कहीं जा नहीं रहा। बट यही हम लिक्विड देखते हैं, लिक्विड जो यहाँ पर हम लोग देखें ना, ये लिक्विड, यही लिक्विड है। इसके देखो क्या हो रहा है कि ये जो पार्टिकल्स है और एक ये पार्टिकल्स है, ये पार्टिकल्स है, पार्टिकल्स का जो मोशन है ना आपस में वो थोड़ा सा तेज हो गया है और उसके बीच का जो डिफरेंस है वो बढ़ गया है। बट वही अगर आप गैस में देखिए, ये है, देखो ये किधर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, फिर ये है, मतलब पार्टिकल्स के बीच का जो स्पेस है यहाँ और ज़्यादा बढ़ गया है। तो क्या समझ में आ रहा है, सॉलिड के केस में पार्टिकल्स बहुत करीब है, लिक्विड में दूर दूर है, और गैस में बहुत ही दूर है। इसको हम लोग और इस तरह से समझ सकते हैं, यहाँ पे भी वही समझाया गया है। यहाँ पे भी सॉलिड में पार्टिकल्स बहुत ही करीब है, लिक्विड में थोड़े से दूर है, और गैस में तो भाई साहब बहुत ही दूर है। अब सबसे पहला चीज, ये जो अरेंजमेंट्स हम लोग देख लिए कि सॉलिड लिक्विड और गैस में किस तरह से अरेंजमेंट होता है, बट क्वेश्चन होता है कि ये इस तरह से ही क्यों होता है। ठीक है, तो हम लोग उसको समझने के लिए ये दो कॉन्सेप्ट को पहले समझ लेते हैं। अगर ये दो कॉन्सेप्ट अगर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा तो इसके बेसिस पे आप जितने भी हम लोग आगे चल के प्रॉपर्टीज इसके स्टडी करेंगे वो क्लियरली, मतलब वो इजीली समझ में आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं कि इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शंस क्या होता है। ठीक है, इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शंस को आप ऐसे समझ सकते हैं, कोई दो चीज है, एक ये है, दूसरा ये है, ये पार्टिकल, इन दोनों के बीच में कितना ज़्यादा अट्रैक्टिव फोर्स है। हम लोग जानते हैं दो तरह का फोर्स होता है, एक अट्रैक्शन जिससे दो चीज पास आते हैं, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स भी बोल सकते हैं, है ना, और एक होता है रिपल्सिव फोर्स जिससे दो चीज दूर जाते हैं। जो हम लोग बच्चा में देखते थे कि दो एक मैग्नेट ले लेते थे और दोनों को पास पास रख देते थे, अगर दोनों का एक नॉर्थ है एक साउथ पोल है तो दोनों पास आता था तो दोनों अट्रैक्ट होता था, और वही दोनों का सेम पोल है, नॉर्थ नॉर्थ है या साउथ साउथ है तो दोनों दूर भागता था, तो रिपल्सिव है। तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ लगाना है कि अब पार्टिकल्स यहाँ पास है, यहाँ दूर है, यहाँ बहुत दूर है ना। तो जितना ज़्यादा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, मतलब ये जो पार्टिकल्स है इनके बीच में जितना ज़्यादा इंटरेक्शन होगा मॉलिक्यूल्स उतने ही ज़्यादा पास होंगे। यहाँ दिख रहा है हमें मॉलिक्यूल्स पास क्यों है, क्योंकि इनके बीच में अट्रैक्शन है। जस्ट लाइक इसको ऐसे फील कर सकते हैं जैसे दो भाई है या फिर दो दोस्त है ना। अब इनमें ये दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त है, क्यों है, क्योंकि इनके बीच में बॉन्डिंग अच्छा है, इंटरेक्शन अच्छा है, मतलब दोनों एक दूसरे के प्रति अट्रैक्टेड है। अट्रैक्टेड इन द सेंस क्या है, अच्छा दोस्ती यारी है दोनों में, मतलब एक अच्छा बॉन्डिंग है ना, गुड सेंस में बोल रहा हूँ। उसी को यहाँ पे कोरिलेट कर सकते हैं हम लोग अट्रैक्शन के सेंस में। अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा होगा तो पार्टी वो चीज़ सॉलिड बन के रहेगा। अगर इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन थोड़ा सा कम होगा तो पार्टिकल्स थोड़े दूर दूर होंगे, इंटरेक्शन ज़्यादा पास पास, इंटरेक्शन कम थोड़ा दूर दूर। तो दूर दूर होने के कारण से ये पार्टिकल्स थोड़े अलग अलग हैं, तो ये थोड़ा लिक्विड के फॉर्म में रहेंगे। वही गैस के केस में क्या होता है, पार्टिकल्स बहुत दूर दूर है, तो क्या समझ में आ रहा है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम है। और यही हमारा ये एरो बता रहा है, ये एरो किधर जा रहा है, इधर, ये गैस है, इधर लिक्विड है, ये सॉलिड है। दिख रहा है ना हमारा गैस से सॉलिड की तरफ जो बढ़ रहा है तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ रहा है। यानी सीधी सी बात आप ऐसे समझिए, अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसको हम आई एफ लिख रहे हैं, अगर आई एफ बढ़ता है मतलब पार्टिकल्स करीब करीब है, पार्टिकल्स करीब करीब होने के कारण वो क्या है, उनके बीच में इंटरेक्शन बढ़ रहा है तो वो सॉलिड होगा। ठीक है, अगर पार्टिकल्स थोड़े दूर दूर है, मतलब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ा सा कम है, ये छोटा सा एरो सब समझिए, तो वो लिक्विड होगा। अगर बहुत ही कम है या फिर ना के बराबर बोलिए, से फॉर बहुत ही कम है, एकदम छोटा एरो, तो पार्टिकल्स बहुत दूर दूर है तो वो गैस हो गया। तो समझ में आया इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बेसिस पे हम लोग कैसे बोल पा रहे हैं। ठीक है, और दूसरा जो होता है थर्मल एनर्जी। अब थर्मल एनर्जी क्या होता है ना, वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के एकदम अपोजिट होता है। ठीक है,
अब हम लोग इसको समझते हैं वो कैसे। ठीक है, देखिए थर्मल एनर्जी का कहने का मतलब हो गया मॉलिक्यूल के पास एनर्जी है, एनर्जी इन द सेंस कि वो मोशन में रहेगा, इसको ऐसे समझ सकते हैं। ठीक है, एक सेकेंड। हाँ, दूसरी बात ये है कि आपसे ये रिक्वेस्ट रहेगा, भले मान लीजिए मेरा ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जाए, बट जो भी हो जाए आप इसको क्या कर सकते हैं 1.5x या 2x पे चलाकर आप देख सकते हैं, ये आपके पास फैसिलिटी है, तो आप ये कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि अब एक्सप्लेन करना है तो अब हम ऐसा तो नहीं है कि जल्दी जल्दी भगा दें, कोशिश मेरा यही रहेगा कि वीडियो को हम छोटा ही रखें, बट इनकेस लंबा होता है तो आप इस तरह से अपने आप को टाइम सेव कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग समझ रहे हैं कि थर्मल एनर्जी के बेसिस पे कैसे डिफाइन करेंगे कि कब सॉलिड है, कब लिक्विड है, कब गैस है। अब एक चीज़ और, आप बिल्कुल नहीं घबराइए कि मतलब ये दो टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं तो ये टॉपिक थोड़ा सा बहुत ही कॉन्सेप्चुअल लेवल पे है। अगर ये दो चीज़ आपको समझ में आ रहा है तो फिर आगे जो भी हम लोग ये सब पढ़ेंगे ना, इसके प्रॉपर्टी, ये इजीली समझ में आएगा। ठीक है, तो पेशेंसली आप देखिएगा इस चीज़ को। तो थर्मल एनर्जी क्या है, इसको ऐसे समझिए, एक एग्जांपल के तौर पे ले सकते हैं। ठीक है, जैसे कि हम लोग जानते हैं, हम लोग सभी लोग ट्रेन में सफ़र किए हुए हैं। ठीक है, एक ट्रेन है, उसमें एक इंसान जा रहा है। ठीक है, अब दो केस समझते हैं, एक है मान लेते हैं एक स्लीपर क्लास है। ठीक है, स्लीपर क्लास है, डेफिनेटली इसमें एसी नहीं लगा रहेगा, और एक है एसी कोच, ऑब्वियस है इसमें एसी तो रहेगा ही। और मान लेते हैं ये समर का टाइम है, मतलब गर्मी का समय है, और आप जा रहे हैं, और जब आप स्लीपर कोच में जा रहे हैं तो आप ये थोड़ा सा फील करे होंगे कि वहाँ गर्मी के समय, जब जैसे जून का समय मान लेते हैं, बहुत ज़्यादा गर्मी रहता है, तो स्लीपर में मान लीजिए हमें डेफिनेटली गर्मी तो लगेगा ही ना, एसी में नहीं लगेगा। तो जब गर्मी लगता है तो हम लोग क्या करते हैं, ट्रेन जब रुकी होती है तो जनरली हम लोग को एक एक नोशन होता है कि बहुत गर्मी हो रहा है, थोड़ा नीचे उतर जाते हैं, आपस में लोग बात करने लगते हैं, मतलब बहुत पसीना आ रहा होता है। तो इसको अवॉइड करने के लिए क्या हो रहा है, एक नॉर्मल सा चीज़ हमारे बॉडी में जनरेट हो रहा है कि हम लोग चल फिर रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, प्लेटफॉर्म पे जा रहे हैं, फिर बाहर कोल्ड ड्रिंक्स पी रहे हैं, फिर अंदर आ रहे हैं, मतलब क्या है, हमारे अंदर मोशंस क्रिएट हो रहा है। बट वही एक इंसान मान लेते हैं वो एसी कोच में बैठा हुआ है, वो देखेगा भले ही स्टेशन पे ट्रेन रुकी हुई है, बट वो देखेगा अरे यार इतना मस्त अंदर एसी चल रहा है, बाहर कौन जाएगा इतना गर्मी में। मतलब क्या है, अंदर एसी होने के कारण वो बाहर नहीं जाना चाह रहा है, बट स्लीपर में एसी नहीं है, इस कारण वो बाहर जा रहा है। ठीक है, अब कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिन्हें आदत ही होता है बाहर जाने को, तो हम लोग उस चीज़ को नहीं समझ रहे हैं, एक जनरल कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से क्या समझ में आ रहा है कि गर्मी का समय था, यानी टेम्परेचर हाई था, टेम्परेचर हाई था, तो स्लीपर में एसी नहीं होने के कारण यहाँ जो बाहर का जो टेम्परेचर है, अंदर का टेम्परेचर दोनों सिमिलर है, यानी अंदर भी गर्मी है, ये टेम्परेचर इधर भी उतना ही होगा जो बाहर है। इस कारण इस इंसान में मोशन क्रिएट हो रहा है, मतलब कि एक जगह से दूसरी जगह ऐसे 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 पागल की तरह घूमे जा रहा है कि भाई बहुत गर्मी है। बट वही एक इंसान जो एसी कोच में था वो ऐसा नहीं कर पा रहा है। मतलब क्या है, यहाँ जो टेम्परेचर एसी होने के कारण टेम्परेचर पहले से घट गया है, मतलब यहाँ कूल इन्वायरमेंट है। ठीक है, तो इस हिसाब से यहाँ टेम्परेचर कम है, तो ये मोशन नहीं कर रहा। तो क्या एक समझ में तो आ रहा है ना कि टेम्परेचर ज़्यादा मोर मोशन, टेम्परेचर कम बहुत ही लेस मोशन, तो वही चीज़ है। अब देखो यहाँ पे क्या है, थर्मल एनर्जी का मतलब उसी चीज़ से है, टेम्परेचर से है। यानी देखो जितना ज़्यादा थर्मल एनर्जी होगा मॉलिक्यूल्स उतने दूर दूर रहेंगे। अब इस एरो के अकॉर्डिंग हमें क्या समझ आ रहा है, गैस के केस में जो थर्मल एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा है, तो मॉलिक्यूल्स दूर दूर रहेंगे। देखो यहाँ दिख रहा है, एक मॉलिक्यूल्स यहाँ है, एक मॉलिक्यूल्स यहाँ, एक मॉलिक्यूल्स यहाँ, सभी दूर दूर है। लिक्विड के केस में क्या है, थर्मल एनर्जी ज़्यादा रहेगा सॉलिड से, बट गैस से कम रहेगा, इसलिए हल्का फुल्का ये हो रहा है ना, हल्का फुल्का ये मूव कर रहा है, मोशन में रहा है। बट सॉलिड में देखें हम, तो देखो भाई ये कितने पास पास है ना, ये अपने ही मीन पोजीशन पे वाइब्रेट कर रहा है। इस हिसाब से क्या समझ में आ रहा है, थर्मल एनर्जी अगर बढ़ रहा है, जिसको हम टीई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, थर्मल एनर्जी इंक्रीजेज, पार्टिकल का मोशन इंक्रीज कर रहा है, पार्टिकल का मोशन इंक्रीज कर रहा है, मतलब मॉलिक्यूल्स दूर दूर रहेंगे, और दूर दूर कब रहेंगे, गैस। तो समझ में आ रहा है ना कि गैस के केस में थर्मल एनर्जी ज़्यादा होता है, और सॉलिड के केस में सबसे कम होता है। बट वही अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात करें, तो सॉलिड के केस में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होता है। मतलब सीधी सी बात है कि जब भी आपको बताना है सॉलिड लिक्विड गैस, तो आप ये दो फैक्टर को यूज़ कर सकते हैं। और एक चीज़ और, ये एक चीज़ समझ में आ रहा है, देखो ध्यान से, ये जो एरो है और ये एरो दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, मतलब दोनों एक दूसरे के अपोजिट काम कर रहा है। ठीक है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है,
ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं IF बहुत ज़्यादा है और थर्मल एनर्जी बहुत ही कम है, तो ये सॉलिड है। IF और थर्मल एनर्जी, ठीक है, ये मॉडरेट बोल सकते हैं। इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन है और थर्मल एनर्जी भी थोड़ा कम है सॉलिड से, सॉरी सॉलिड से थोड़ा ज़्यादा है, तभी तो ये मूव कर रहा है ना। और गैस के केस में भाई साहब इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही कम है और थर्मल एनर्जी बहुत ही ज़्यादा है। तो इससे समझ में आ रहा है ना। देखो कुछ नहीं है, सीधी सी बात है, सॉलिड लिक्विड गैस तीनों ही पार्टिकल्स के बने से होते हैं। पार्टिकल्स सॉलिड में बहुत पास पास है और गैस में बहुत दूर दूर है। ऐसा क्यों है? ऐसा ये दो रीज़न के कारण है, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और थर्मल एनर्जी। आई होप इससे आपको क्लियर हुआ होगा। अब इसके बेसिस पे हम लोग एक बार इसका प्रॉपर्टी समझ लेते हैं, तो ये दो कॉन्सेप्ट बहुत इजीली क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं। अब आ जाता है, ठीक है, एक सेकेंड, यस। अभी देखते हैं हम लोग कि ये जो सॉलिड होता है, सॉलिड में इंटरमोलिकुलर फोर्स प्रोटेक्शन बहुत स्ट्रांग होता है। समझ में आ रहा है ना? पीछे हम लोग जो पढ़े, देखो यहाँ बहुत जल्दी कवर होगा। तो जब ये स्ट्रांग होगा तो वो बहुत पास पास होगा। अगर बहुत पास पास है तो वो अपना शेप मेंटेन करके रखा हुआ है। ठीक है, तो इसलिए इसका जो शेप होता है वो डेफिनेट होता है, फिक्स्ड होता है। कहने का मतलब देखो, ये एक एक प्रिज्म जैसा है या पिरामिड जैसा बोल लो, ये एक कोन है, ये एक सिलेंड्रिकल है। तो ये सारे जितने भी ऑब्जेक्ट आप देख रहे हैं सॉलिड में, ये सभी का शेप फिक्स्ड है ना? क्यों फिक्स्ड है? इससे समझो कि इनके बीच का जो स्ट्रेंथ है वो इतना स्ट्रांग है कि टाइटली हेल्ड है। ये दोनों बहुत टाइटली हेल्ड है। टाइटली हेल्ड होने के कारण जो जिधर है वो उधर ही रहेगा। तो जो जिधर है उधर रहने के कारण क्या हो रहा है, उसका शेप फिक्स्ड हो गया। ठीक है, इसलिए शेप डेफिनेट हो गया और इसका वॉल्यूम भी फिक्स्ड हो गया। वॉल्यूम कैसे फिक्स्ड हो गया? सिंस शेप फिक्स्ड है मतलब ये पार्टिकल्स कहीं जा नहीं रहा है, जो जिधर है उधर ही रह रहा है। तो इस हिसाब से जितना स्पेस ये ऑक्यूपाई करके रखा हुआ है, ये भी उतना ही ऑक्यूपाई कर रहा है। ऐसा थोड़ी कि ये छोड़ के इधर भाग गया, नहीं भागा ना। वही हम लोग गैस के केस में देखेंगे। ठीक है, ये गैस के केस में देखो, अभी ये यहाँ था, अभी ये यहाँ जा रहा है, मतलब इसके बीच में मोशन हो रहा है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि गैस के केस में जो ये तुम्हारा जो वॉल्यूम होता है, ठीक है, वो गैस के केस में वॉल्यूम फिक्स्ड नहीं रहता है, वो चेंज होता है। ठीक है, हम लोग इस पर आएंगे। ठीक है, तो सॉलिड की बात कर रहे थे, तो इस हिसाब से इसका वॉल्यूम भी फिक्स्ड है। इसको और आप कैसे समझ सकते हैं? मैथ्स में आप लोग सॉल्व किए होंगे, अलग अलग ज्योमेट्री का वॉल्यूम अलग अलग होता है। क्यों होता है? क्योंकि वॉल्यूम फिक्स्ड है ना, वहां से भी आप इस चीज को समझ सकते हैं। ठीक है, फिर तीसरा चीज कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी यानी कंप्रेस करना। सीधी सी बात है, कंप्रेस तुम कब कर पाओगे? जब दो चीज पास आ सके। अब सॉलिड में क्या दो चीज ऑलरेडी पास पास है, और कितने पास आएंगे? पॉसिबल ही नहीं है। इस हिसाब से ये कंप्रेस नहीं हो सकता, इसलिए कंप्रेसिबिलिटी नेग्लिजिबल होता है। अब ये दो टर्म पे ध्यान देना, रिजिडिटी और फ्लूइडिटी। देखो, जब भी देखोगे ना, ये दो टर्म एक दूसरे का हमेशा एंटी होगा। अगर रिजिड है तो फ्लूइड नहीं होगा, और अगर फ्लूइड है तो रिजिड नहीं होगा। अब रिजिड का मतलब क्या होता है? अगेन, मॉलिक्यूल बहुत टाइटली हेल्ड है, इसका मतलब रिजिड है। ठीक है, मॉलिक्यूल टाइटली हेल्ड नहीं है यानी रिजिड नहीं है। मॉलिक्यूल कहने का सेंस यहाँ पे हो रहा है, या पार्टिकल से हम लोग बोल पा रहे हैं। ठीक है, ये। और फ्लूइडिटी यानी बहाव, मतलब वो फ्लूइड है कि नहीं। इसको आप ऐसे समझिए, जैसे पानी, पानी को अगर आप डैश पे गिराएंगे तो पानी इजीली फ्लो कर पाएगा। सिमिलरली गैस, गैस को अगर एक बॉटल जार में हम लोग बंद करके रखे हुए, जैसे ऑक्सीजन सिलेंडर, जो हम लोग कोरोना के टाइम पे देखे थे, ऑक्सीजन सिलेंडर कितना मारा मारी हो रहा था, उसमें ऑक्सीजन भरा हुआ है, अगर उस सिलेंडर को हम लोग खोल देंगे तो गैस इजिली स्पेस में फ्लो कर जाएगा। तो कितना इजिली कोई चीज़ फ्लो कर सकता है उसको फ्लूइडिटी बोलते हैं। तो इस हिसाब से सिंस फ्लूइडिटी होने के लिए क्या चाहिए? मॉलिक्यूल्स फ्री होना चाहिए मूव करने के लिए, तभी वो फ्लूइड होता है। तो सॉलिड में मॉलिक्यूल्स तो बहुत, पार्टिकल्स तो बहुत पास पास हो रहे हैं। अब एक चीज़ और, हम बार बार पार्टिकल्स बोल दे रहे हैं, कभी कभी मॉलिक्यूल्स बोल दे रहे हैं, उससे घबराने वाली बात नहीं है। पार्टिकल्स मिलके ही मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। ये सारी चीज़ हम लोग हायर क्लास में और देखेंगे। फिलहाल आप यही समझिए, पार्टिकल्स और मॉलिक्यूल्स बोल रहे हैं तो कंफ्यूज नहीं होना है, मतलब एक टाइनी सा पार्टिकल है, बहुत छोटा सा। ठीक है, तो क्या हम लोग देख रहे थे कि सॉलिड के केस में पार्टिकल्स बहुत पास पास है, पास पास होने के कारण वो फ्रीली मूव नहीं कर पा रहे, इसलिए उनमें फ्लूइडिटी नहीं है। ठीक है, और इस हिसाब से वो एक रिजिड है। इतना आपने समझ में आया? अब हम लोग वाटर के केस में देखते हैं। अगेन, हम लोग पीछे सब देख चुके हैं, अब बस यहाँ रिवीजन मारना है। देखो, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग रहेगा, सॉलिड में बहुत स्ट्रांग था, इसमें स्ट्रांग रहेगा। शेप की बात करें तो शेप वैसा होगा जो जैसा कंटेनर होगा। कहने का मतलब, जैसे तुम मान लो प्यास लगी है, तुम गिलास से पानी लिया, या पानी का शेप कैसा है? ये ग्लास के जैसा है। अभी वही तुम एक बाउल में पानी ले लिया, तुम बोलोगे नहीं हमको बाउल से पानी पीना है। देखो, अभी पानी का शेप कैसा है? ये बाउल में ले लिए।
तो ऐसा क्यों हो पा रहा है? मतलब पहले समझ लेते हैं कि लिक्विड के केस में जो पानी जो जो लिक्विड का शेप होता है वो उस कंटेनर पे डिपेंड करेगा जिस कंटेनर में वो है। अगेन ऐसा क्यों हो रहा है? अगेन मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल्स थोड़ा फ्रीली मूव कर पा रहे हैं, इस हिसाब से ये रिजिड नहीं है। देखो, दोनों इंटर रिलेटेड है ना। रिजिड नहीं है इसलिए वो फ्लूइड है, फ्लूइड है इसलिए जैसा ढालोगे वैसा ढल जाएगा। समझ में आ रहा है? ये तीनों इंटर रिलेटेड है। और अगेन इसका वॉल्यूम भी फिक्स्ड है। जैसे यहाँ तुम अगर 100 ml पानी लिए होगे और 100 ml पानी इधर लोगे तो दोनों सेम रहेगा। ऐसा थोड़ी है कि यहाँ 100 ml पानी ले रहे हो और इधर तुम वही पानी को अगर तुम इधर ट्रांसफर कर रहे हो तो 100 ml से बढ़ जाएगा घट जाएगा, नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर ऐसा बढ़ता घटता तो कितना मजा आता ना। मान लो तुम कोल्ड ड्रिंक्स ग्लास में पी रहे हो और तुम सोच रहे हो नहीं हम बाउल में पियेंगे तो यहाँ 10 ml कोल्ड ड्रिंक्स या फिर 100 ml कोल्ड ड्रिंक्स जो होगा इधर 1000 ml कोल्ड ड्रिंक्स हो जाएगा। ऐसा तो कभी होता नहीं है, नॉर्मल सी बात है। तो वही बात है। तो क्या है, वॉल्यूम भी फिक्स्ड रहेगा और कंप्रेसिबिलिटी मॉडरेट होता है, हल्का सा हम लोग कंप्रेस कर सकते हैं। क्यों ऐसा क्यों है? क्योंकि देखो पार्टिकल्स के बीच में यहाँ ध्यान दो, लिक्विड के केस में थोड़ा सा डिफरेंस है ना, मोशन में है, इसलिए उसको कंप्रेस करेंगे तो थोड़ा सा पास आ सकता है। ठीक है। और वही बात अब गैस की देखो, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम, हम लोग पहले ही देख चुके हैं। शेप कैसा होगा? कंटेनर के जैसा होगा, जैसा ये लिक्विड की तरह है। कैसे बोल सकते हो? जैसे ऑक्सीजन सिलेंडर की हम लोग बात की है, उसमें गैस भरा हुआ था। ठीक है, बेस्ट एग्जांपल से दे सकते हैं। ये बैलून है गोल गोल, ये भी बैलून है। देखो ये गोल है पूरा, ये गोल नहीं है, बट दोनों में ही गैस है। तो इस गैस का शेप इसके ऊपर डिपेंड कर रहा है ना। तो अगेन ऐसा क्यों बोल सकते हैं शेप कंटेनर के जैसा क्यों है? क्योंकि इसके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक है। वीक होने के कारण पार्टिकल्स दूर दूर है, दूर दूर होने के कारण वो फ्लूइड है, यानी वो इजिली फ्लो कर सकते हैं। फ्लूइड होने के कारण वो रिजिड नहीं हो सकते। सिंस वो दूर दूर है, इजिली फ्लो कर सकते हैं, तो उन्हें हम कंप्रेस कर सकते हैं, इसलिए वो हाईली कंप्रेसिबल है। ठीक है, समझ में आया? देख रहे हो, सिर्फ इस चीज को पता होने से अब बाकी सारे टर्म्स को एक्सप्लेन कर पा रहे हैं। ठीक है, तो इससे क्या समझ में आया गैस के केस में कि पार्टिकल्स बहुत दूर दूर होते हैं। ठीक है, एक चीज और, यहाँ पे आप एक देख पा रही है केतली रखा हुआ है, इसमें पानी का है, और जब ये हीट हो रहा है तो ये वेपर फॉर्म में जा रहा है। ये एक्चुअली इससे आप क्या समझ सकते हैं कि मॉलिक पार्टिकल्स फ्री फ्री हैं, तभी तो इवेपोरेट करने पे वो गैस के फॉर्म में चेंज कर जा रहा है। अगर फ्री फ्री नहीं होता तो गैस के फॉर्म में नहीं चेंज करता। कहने का मतलब क्या हो गया कि सॉलिड जो होता है, सॉलिड के केस में पार्टिकल्स बहुत ही करीब है, तो इसलिए वो गैस की फॉर्म में जल्दी नहीं जा पाता है। ठीक है, अच्छा खैर छोड़िए इस चीज़ को, ये हम लोग जब इवेपोरेशन देखेंगे तो वहाँ अच्छे से समझेंगे। तो ओवरऑल हम लोग क्या देखें कि, एक सेकेंड, ठीक है, ओवरऑल हम लोग क्या देखें कि जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो बहुत ज़्यादा होता है सॉलिड में, फिर थोड़ा सा कम लिक्विड में, और सबसे कम गैस में। इस कारण क्या होता है, इसका शेप फिक्स्ड होता है, इसका कारण इसके शेप होता है वो कंटेनर के जैसा होता है, इसमें भी कंटेनर के जैसा होगा। यहाँ नो का मतलब बोलना ये चाह रहे थे कि शेप फिक्स नहीं है, कंटेनर जैसा है, यही इसी के जैसा ये भी होगा, ये गलत लिखा हुआ है, सॉरी। वॉल्यूम, वॉल्यूम फिक्स्ड रहेगा, ये भी वॉल्यूम फिक्स्ड रहेगा, बट गैस के अंदर वॉल्यूम फिक्स्ड नहीं होता। हाँ, इस चीज़ को समझ लेते एक बार फिर से, फिक्स क्यों नहीं रहता है? जैसे कि हम लोग बोले, जैसे ये ऑक्सीजन सिलेंडर था कोरोना के टाइम में जो यूज़ हो रहा था, इसमें जितना वॉल्यूम है गैस का, ठीक है, और यही अगर आप इसको खोल देंगे तो पूरा का पूरा गैस बाहर एटमॉस्फेयर में आ गया। तो अभी क्या हुआ, अभी ये इतना वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा था और वही गैस बाहर जाके इतना सारा वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रखा है। तो क्या है, वॉल्यूम गैस का फिक्स नहीं है ना, वो चेंज हो सकता है, यही कहना चाह रहे हैं। कंप्रेसिबिलिटी अगेन समझ में आ रहा है, ये नेग्लिजिबल होता है, इसमें मॉडरेट होता है, इससे बहुत हाईली होता है। रिजिड, सिंस ये बहुत स्ट्रांग है तो ये रिजिड है, ये कम है तो ये रिजिड नहीं है, ये भी वीक है, इंटरमॉलिक्यूलर फ्रिक्शन तो रिजिड नहीं है। सिंस रिजिड का उल्टा फ्लूइड होता है, तो रिजिड है तो यानी फ्लूइड नहीं है। रिजिड नहीं, फ्लूइड यस, रिजिड नहीं तो फ्लूइड यस। तो ठीक है, आज हम लोग क्या देखें, आज हम लोग पढ़े कि आज हम लोग ये दो टॉपिक कवर किए। मैटर क्या होता है, मैटर पार्टिकल के मिलने से बना होता है मैटर, और मैटर दो तरह के होते हैं, सॉलिड और लिक्विड। ठीक है, और मैटर में जो पार्टिकल्स किस तरह से अरेंज होंगे उसके बेसिस पर डिफाइन होता है कि कब सॉलिड होगा, कब लिक्विड होगा, कब गैस होगा। उसको समझने के लिए हम लोग ये दो चीज़ देखें कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और थर्मल एनर्जी, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था। इसके बेसिस पे हम लोग सॉलिड, लिक्विड और गैस का प्रॉपर्टी स्टडी किए और लास्टली डिफरेंशिएशन हम लोग कंपेयर किए। ठीक है, अभी क्या है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे फिजिकल स्टेट, मतलब ये जो मैटर का हम लोग देखें
इस सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, ये कैसे इंटर कन्वर्ट होता है, और इसके बाद हम लोग देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर। तो फिलहाल के लिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। ऑलरेडी ये वीडियो हमारा 25 मिनट का हो गया है। आई एम रियली सॉरी कि इतना लंबा चला गया। आप 1.5 या फिर 2 पे आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। एंड at last, thanks for joining, and we'll see you in our next video. Thank you everyone, guys.